जोहार। मैं दिनेश दिनमणि फिर से एक नई कक्षा लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय क्या है आप देख सकते हैं कि खोरठा के प्रबंध काव्य ये विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सीजीएल हो, जेएसएससी के और जो भी एग्ज़ाम्स हैं वे हों, या फिर जेटेट में भी पूछा जा सकता है, या फिर एकेडमिक स्तर पर जो भी कक्षाओं में जिन कक्षाओं में काव्य से संबंधित सवाल आते हैं वहाँ भी उपयोगी हो सकता है। ये यानी इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? यानी पद्य साहित्य को काव्य कहा गया हो। पहले तो किसी भी तरह के साहित्य को काव्य कहा जाता था, लेकिन नई अवधारणा में काव्य रूढ़ हो गया है काव्य शब्द सिर्फ पद्यात्मक साहित्य के लिए। तो काव्य के जो अलग अलग रूप हैं, प्रबंध और मुक्तक। तो प्रबंध में भी दो भेद होते हैं ना, महाकाव्य और खंड काव्य। तो यहाँ पर हम प्रबंध काव्य के बारे में जानेंगे। प्रबंध के अंतर्गत दोनों ही आ गया, ये दोनों आ गए। तो खोरठा में जो शिष्ट साहित्य है, लिखित साहित्य है, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो खोरठा के लिखित साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 300 वर्षों का पुराना माना जाता है। यानी 300 साल पहले से खोरठा में साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। अभी तक की खोज जो भी है उसके आधार पर ऐसे उससे पीछे भी जा सकते हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी मिली हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि 10वीं शताब्दी में भी खोरठा में लिखी हुई कविताएं प्राप्त हुई हैं, पद प्राप्त हुए हैं। तो खैर जो भी हो, लेकिन अभी उस पर खोज बाकी है। तो अभी तक जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई उसके आधार पर प्रबंध काव्य के संदर्भ में हम देखें कि क्या स्थिति है। तो खोरठा में प्रबंध काव्य लिखने की शुरुआत 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी। ये बात कई किताबों में उल्लिखित मिलती है कि राजा दलेल सिंह नाम का जो रामगढ़ राजा हुआ, 5वीं पीढ़ी का राजा, उसने काव्य लिखे थे। 4 किताबें उनके द्वारा प्रणीत हैं, यानी लिखी गई हैं, जिनमें से 3 साहित्यिक किताबें हैं जिनके नाम हैं शिव सागर, गोविंद लीलामृत और राम रसार्णव। ये 3 किताबें हैं, साहित्यिक किताबें। पहला क्या है? पहली किताब शिवसागर, दूसरा राम रसार्णव, तीसरे गोविंद लीलामृत, या तीसरी या दूसरी जो भी क्रम हो, लेकिन ये 3 किताबें साहित्यिक किताबें, साहित्यिक काव्य कृतियाँ हैं। बाकी एक और किताब है उनकी राज रहस्य, जो कि
राजनीतिक संदर्भ की किताब है। राजा के कर्म, सिद्धांत, शासन व्यवस्था इत्यादि के बारे में है शायद वो। लेकिन ये जो 3 काव्य हैं इनके, इनमें से तीनों ही लीला काव्य हैं। शिव सागर में शिव की कथा का जिक्र है, तो वो प्रबंध काव्य है। शिव की कथा का अद्योपांत वर्णन है, यानी शुरू से अंत तक। वहीं पर गोविंद लीलामृत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, राम रसायनों में राम की लीलाओं का, राम कथा का उल्लेख है। तो ये इन्हें प्रबंध काव्य माना गया है। चूँकि ये किताबें अभी झारखंड में मौजूद नहीं है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है इसको सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो भी लोगों का मानना है, विद्वानों का, उसमें इन्हें प्रबंध काव्य कहा गया है। तो ये पहले प्रारंभिक प्रबंध काव्य हैं। तो सबसे पहला प्रबंध काव्य माना जाता है शिव सागर को। खोरठा का सबसे पहला प्रबंध काव्य शिव सागर। वहीं इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 12,000 पद हैं और 700 पृष्ठों की रचना है ये। इसके बाद आगे जो प्रबंध काव्य है, फिर आगे प्रबंध काव्य की रचना बहुत कम हुई, बहुत दिनों तक। बाद में ये राम कथामृत नाम से एक रचना आती है श्रीनिवास पानुरी की। श्रीनिवास पानुरी ये 1920 में जन्मे और 1947 के आस से पहले ही इन्होंने काव्य रचना शुरू कर दी थी, कविता लिखना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने प्रबंध काव्य भी रचे। राम कथा पर आधारित राम कथामृत नाम की किताब लिखी, प्रबंध काव्य लिखा। तो राम कथामृत किसकी रचना है? श्रीनिवास पानुरी की। इनकी और 2 प्रबंध रचनाएं हैं, अग्नि परीक्षा और समाधान। अग्नि परीक्षा में भी राम कथा पर ही आधारित है। सीता की अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग को लेकर खंड काव्य बनाया है, तो ये भी खंड काव्य है, तो प्रबंध काव्य ही हुआ। समाधान भी एक लघु काव्य है, लेकिन वो प्रबंध काव्य ही है, क्योंकि उसमें भी कथा है। उसमें भी एक एकाकी युवक की हताशा निराशा के बाद एक अनजान युवती के द्वारा उसे जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है और दोनों मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उन्मुख होते हैं। यही कहानी है उसमें। तो ये तीनों ही श्रीनिवास पानुरी की रचनाएं हैं। राम कथामृत, अग्नि परीक्षा और समाधान, ये तीनों प्रबंध काव्य हैं। मेघदूत पानुरी जी की अनुदित रचना है। अनुदित का मतलब हुआ अनुवाद किया हुआ, यानी इसे संस्कृत के मेघदूतम नाम का काव्य जो है, विश्व प्रसिद्ध काव्य महाकवि कालिदास के द्वारा रचा गया, तो उस काव्य का इन्होंने सीधे खोरठा में अनुवाद किया था। तो ये भी प्रबंध काव्य है, लेकिन ये खोरठा का मौलिक काव्य नहीं है। तो मेघदूत अनुदित काव्य है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। प्रबंध काव्य, अनुदित प्रबंध काव्य। फिर हम देखते हैं कि दामोदर कोराएं शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया काव्य है, जिसको हमने पिछली कई कक्षाओं में विस्तार से बताया है। तो ये प्रबंध काव्य है। शिवनाथ प्रमाणिक की 2 प्रबंध रचनाएं हैं, दामोदर कोराएं और मचगंधा। दामोदर कोराएं खंड काव्य है, जबकि मचगंधा को महाकाव्य कहा है उन्होंने। तो ये 2 रचनाएं, दोनों प्रबंध रचनाएं हैं। दामोदर कोराएं पहले लिखा और मचगंधा को बाद में। इसके बाद फिर डीडाक डोवानी नाम का एक प्रबंध काव्य, वो भी खंड काव्य है, बंशीलाल बंशी के द्वारा लिखा गया। बंशीलाल बंशी की रचना है डीडाक डोवानी।
ये भी प्रबंध रचना है, खंड काव्य है। इसमें भी कहानी है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना काल की स्थितियों पर आधारित। बिरसा भगवान, धरती के भगवान बिरसा मुंडा, ऐसे एक काव्य है उनका, धनपत महतो गणपति। धनपत महतो गणपति ने लिखा बिरसा भगवान नाम से एक काव्य। जाहिर है ये बिरसा के जीवन वृत्त पर आधारित है। आगे भीष्मक सत नाम का एक प्रबंध काव्य है, लिखा गया है, खंड काव्य। फूलचंद महतो इसके रचनाकार हैं, भेंडरा नवाडी के फूलचंद महतो। इन्होंने भीष्म वाले प्रसंग, महाभारत में जो भीष्म पात्र है उस प्रसंग को लेकर, उससे जीवन चरित्र को लेकर, उसके त्याग को लेकर, उसके जीवन आदर्शों को लेकर, संकल्पों को लेकर इन्होंने काव्य रचना की है। फिर समाजक सर्जित निशय नाम का प्रबंध काव्य भी ए के झा ने लिखा है। इसे प्रबंध काव्य कहा है उन्होंने, चूँकि इसमें भी कुछ कहानी है, कथा है, तो यह प्रबंध रचना ही है, खंड काव्य ये भी है ना। तो इसमें भी एक विचार प्रधान काव्य है और इसमें भी एक कहानी है। आवाज़ और आकाश नाम के एक भाई बहन की कहानी, दोनों वैचारिक आंदोलन करते हैं समाज में, सामाजिक बदलाव के लिए। मुक्तिक डहर नाम की रचना है, प्रबंध रचना श्याम सुंदर महतो श्याम की। ये शक्तिनाथ महतो झारखंड आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा थे। धनबाद क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया था और कोयला माफियाओं द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित मुक्तिक डहर नाम की रचना की है श्याम सुंदर महतो ने। तो ये जीवन वृत्त है, यानी बायोपिक, ये बायोग्राफी कहते हैं इसको, है ना। तो इसको इन्होंने पद्यात्मक ढंग से मुक्तिक डहर शीर्षक से प्रस्तुत किया है शक्तिनाथ महतो के जीवन संघर्ष को। सुलक साय नाम की रचना विश्वनाथ नागर की है। सुलक साय ये कर्ण के चरित्र पर आधारित है, विश्वनाथ नागर ने लिखा है इसको। भूदा धनबाद के निवासी विश्वनाथ नागर पानोरी जी के साथ ये उन्होंने रचना, उन्हीं की प्रेरणा से, उनके समय से ही रचना कर रहे थे वे। सुलक साय कर्ण के चरित्र पर आधारित। आगे फिर ओंगठा नाम का एक काव्य है महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर का। ये प्रबंध रचना है एकलव्य के प्रसंग को लेकर। एकलव्य को किस तरह छला गया, ठगा गया, उसे तिरस्कार झेलना पड़ा था। तो इन बातों को लेकर महेंद्रनाथ गोस्वामी ने प्रबंध काव्य की रचना की है। माराफारी नाम का एक प्रबंध काव्य जनार्दन गोस्वामी ने लिखा है। जनार्दन गोस्वामी जो बालीडी निवासी बोकारो के, इन्होंने साहित्य की कई विधाओं में रचना की है। माराफारी एक संस्मरण काव्य है, यानी माराफारी उस जगह को कहते हैं जहां आज बोकारो स्टील प्लांट बैठा हुआ है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना से संबंधित जो संस्मरण इनके जहन में था और जो घटनाक्रम घटित हुआ था, किस तरह की स्थिति थी, कि क्या हुआ, इससे क्या बदलाव आया, नकारात्मक सकारात्मक, तो सारी चीज़ों का काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो एक संस्मरण काव्य है। तो इसे प्रबंध की कोटि में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, जो कि इसमें उस तरह का कथाक्रम पूरा क्रमिक ढंग से नहीं है। बावां हाथक रतन ये सुकुमार जी द्वारा लिखा गया एक बायोग्राफिक रचना है, यानी जीवन वृत्त है। अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित
ये प्रबंध रचना है बावां हाथक रतन। तो ये कुल मिलाकर 18 प्रबंध काव्य खोरठा में अभी तक हैं, जिनमें से सारे के सारे खंड काव्य हैं। एक को महाकाव्य के रूप में प्रकाशित किया है शिवनाथ प्रामाणिक ने, उसका नाम है मछगंधा। तो बाकी सब खंड काव्य हैं। तो खोरठा के जो प्रबंध काव्य का संक्षिप्त परिचय आज मैंने दिया। आशा है आप लोगों को इससे कुछ जानकारी हासिल हुई होगी और ये आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार होगी। तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।